बारात की बस पर चुड़ैलों का कब्जा। शांतिपुर के एक जंगल में 3 बहुत ही खतरनाक लुटेरों ने कब्जा कर रखा था। जो कोई भी कार या बस उस रास्ते से गुजरती थी वो उसे लूट लेते थे। एक दिन रेखा नाम की औरत अपने बेटे सुमित की बारात उस रास्ते से लेकर जा रही थी। हाय, कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा बच्चा, किसी की नजर न लगे। इसी तरह से सभी कुछ हंसी खुशी चल रहा था कि तभी बस जंगल के रास्ते पर पहुंची। बारात की बस को देखकर तीनों डाकू बहुत खुश हुए और उन्होंने बस पर कब्जा कर लिया। चुपचाप जल्दी से सारा सामान हमें दे दो। अरे समझ नहीं आया क्या? सारा का सारा सामान हमें दे दो वरना। गबरू ने हवा में अपनी बंदूक से गोली चलाई। सभी लोग बुरी तरह डर गए और अपने सारे कीमती आभूषण उन लुटेरों को दे दिए। आभूषण मिलते ही सभी लुटेरे बस को छोड़कर चले गए। बारात बिना दुल्हन लिए ही वापस आ गई। हाय मेरी फूटी किस्मत, अरे क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चे ने इन डाकू लुटेरों का। इसी तरह दिन पे दिन बीतते जा रहे थे। कोई भी बस या कार अगर उस रास्ते से गुजरती थी तो वो उस पर इसी तरह कब्जा कर लेते थे। ऐसे ही एक दिन एक और बारात वहाँ से गुजरी। अरे यारो, आज मेरे यार की शादी है, जरा शोर तो मचाओ। अरे डीजे वाले, जरा वॉल्यूम तो बढ़ा। अमित का दोस्त ऐसा बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर वो तीनों डाकू आ गए। लगता है कि कोई हमें याद कर रहा है। अरे करेगा क्यों नहीं, हमारे बिना तो हर बारात ही अधूरी होती है। चलो अब जल्दी से सब कुछ हमें दे दो। कौन हो तुम? हाँ, तुम लोग कौन हो? और बिना बुलाए मेरी बारात की बस में चढ़ने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? हम तेरे बाप हैं और कुछ। अब चल जल्दी से सब कुछ हमें दे दे। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं ले जाने दूंगा, इसलिए तुम्हारा कोशिश करना बेकार है। अच्छा, ऐसा क्या? गब्बर ने बंदूक से हवा में गोली चलाई। हवा में फायरिंग करके तो मुझे डरा नहीं सकते, समझे? बेटा तू इन लोगों से मत उलझ, ये बहुत खतरनाक हैं। इस बुढ़िया ने बिल्कुल सही बात कही, समझा चिलकुट? बुढ़िया और चिलकुट किसे बोला? हाँ? बातों बातों में अमित और उन डाकुओं की आपस में हाथापाई हो गई। सभी गुंडे गुस्से में आ गए और उन्होंने अपनी बंदूकों से सभी को मार दिया। अब सारे बाराती भूत और चुड़ैल बन चुके थे। तो वहीं दूसरी तरफ ईशा अमित के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दीदी, आज तो आपकी बेसब्री साफ दिखाई दे रही है। अच्छा, ऐसा क्या? वो सब तो ठीक है, लेकिन वहाँ कितनी देर हो गई है, बारात अभी तक क्यों नहीं आई? बस आती होगी, रुक मैं तेरे बाबा से पूछ कर आती हूँ। ईशा के बाप को अमित के साथ हुए हादसे के बारे में पता चल गया था। उसने ईशा की माँ को सब कुछ बता दिया। हमारी बेटी की मांग भरने से पहले ही सुनी हो गई। ये आप क्या बोल रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। उन दोनों की ये बातें ईशा ने सुन ली थी। ये सब सुनकर ईशा जोर से चिल्लाई, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं बाबा ये झूठ है ना, कह दो कि ये सब झूठ है। बाबा संभाल खुद को ईशा। बेटा ये झूठ नहीं, ये सच है। अब अमित यहाँ नहीं रहा। नहीं। ईशा रोती चिल्लाती अपने कमरे में पहुंची और उसने वहीं पर फलों में लगी हुई छुरी को उठाया और उसे अपने पेट में घुसा लिया। दीदी आपने क्या किया? दीदी! ईशा ये तूने क्या किया मेरी बच्ची? अरे हम क्या मर गए थे? माँ, बाबा, अब मैं अपने अमित के पास ही जा रही हूँ। आप सभी अपना ख्याल रखना। ईशा ने अपने आखिरी लफ्ज बोले और वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब इस हादसे को 4 साल हो चुके थे। अब उस जंगल पर लुटेरों का तो कब्जा नहीं था, लेकिन उस पूरे इलाके पर भूत और चुड़ैलों ने बुरी तरह कब्जा कर लिया था। और अगर कोई भी बारात पैदल या फिर बस से वहां से गुजरती थी तो वो उस पर हमला कर देते थे। यहाँ तक कि उन्हें अगर कोई औरत या आदमी दूल्हा या फिर दुल्हन की तरह तैयार दिखाई देता था तो वो उसे भी नहीं छोड़ते थे। यही सिलसिला सालों से चला आ रहा था। एक दिन ईशा की बहन नेहा सो रही थी कि तभी उसे सोते हुए एक सपना दिखाई दिया। नेहा, मेरी बहन, मेरी मदद कर। मैं सिर्फ तुझ पर ही भरोसा कर सकती हूँ। अब तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है।
मेरी अकाल मौत की वजह से ना मुझे मुक्ति मिली ना ही अमित को। अब तू ही कुछ कर, मैं भटक रही हूँ, मुझे बचा। कुछ कर मेरी बहन, कुछ कर। तभी नेहा की आंख घबरा कर खुली। हाँ, सपना था क्या? दीदी मुझसे इस सपने के जरिए कुछ कहना चाहती थी। इसी तरह सुबह हो गई, लेकिन नेहा का ध्यान पूरी तरह बस उसके सपने में था। क्या दीदी को सच में मेरी मदद चाहिए? मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे कुछ करना होगा। नेहा बिना एक भी मिनट गवाए एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई। तांत्रिक ने नेहा के सर पे हाथ रखा और उसे अपने साथ जंगल के रास्ते पर ले गया। बाबा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? भला इस जगह से मेरी दीदी का क्या लेना देना हो सकता है? इस जगह से तेरी दीदी का नहीं, लेकिन तेरी दीदी की मौत की वजह का लेना देना जरूर है। तांत्रिक ने हवा में मुट्ठी भरकर गुलाल उड़ाया और जोर जोर से मंत्र का जाप करने लगा। तभी वहां पर भूत और चुड़ैल इकट्ठा होने लगे। ये सब क्या है बाबा? तांत्रिक कुछ नहीं बोला, वो बस आंखें बंद करके मंत्र का जाप करता चला गया। तभी वहां भूत और चुड़ैल इकट्ठा हो गए। बाबा, ये लोग कौन है? तांत्रिक, तूने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? कौन हो तुम दोनों? हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो बस अपनी दीदी की वजह से यहाँ पर आई थी, जिन्होंने अपने होने वाले पति की मौत होने पर खुद की भी जान ले ली थी। तेरी बहन को मुक्ति यहीं से मिलेगी। भले ही तू इनके बारे में न जानती हो, लेकिन मैं सब कुछ जान गया हूँ। तांत्रिक बाबा जोर जोर से मंत्रों का जाप करता रहा कि तभी वहाँ पर ईशा भी चुड़ैल रूप में हाजिर हो गई। ईशा नेहा को पहचान गई थी, लेकिन नेहा उसे नहीं पहचानी। मेरी बहन, आखिर तो मेरी मदद के लिए आ ही गई। ये कौन है बाबा? मैं समझता हूँ तेरी बहन और तेरे होने वाले जीजू की अकाल मौत होने की वजह से उन दोनों की आत्मा ही भटक रही है। तेरी बहन को मुक्ति तब मिलेगी जब उसकी अंतिम इच्छा पूरी होगी, और उसकी अंतिम इच्छा अपने होने वाले पति के साथ रहना थी। हाँ। तो ये जो भूत और चुड़ैल देख रही है, ये वही बारात है जो तेरी बहन के लिए आ रही थी, लेकिन ये भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके, इसीलिए इनकी भी आत्मा भटक रही है। अगर तेरी बहन और इस भूत की शादी करा दी जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। अब समझी बेटा? समझ गई, मैं सब कुछ अच्छे से समझ गई बाबा। दीदी, जीजू, मैं आपकी शादी अभी कराऊंगी और आपको मुक्ति दिलाऊंगी। नेहा ने उसी सड़क पर अपनी बहन ईशा और अमित की शादी कराई और शादी होते ही ईशा ने नेहा को गले से लगा लिया। मेरी बहन, तूने आखिरकार अपनी बहन की तड़पती हुई आवाज को सुन ही लिया। तेरा शुक्रिया। अब हम सभी शांति से मुक्त हो सकते हैं। नेहा के कुछ बोलने से पहले ही सभी भूत और चुड़ैल गायब हो गए। नेहा बस वहाँ खड़ी सब कुछ देखती रह गई और सब कुछ ठीक हो गया। शिखा सैकड़ों सपने लिए आज अपने दुल्हन के जोड़े में बैठी तैयार हो रही थी। चारों ओर उसकी शादी की शहनाई बज रही थी। तभी शिखा की माँ उसकी नजर उतार कर कहती है, आज मेरी बेटी इतनी प्यारी लग रही है कि क्या बताऊं, कहीं मेरी नजर न लग जाए तुझे। अरे माँ, कभी माँ की नजर बेटी को लगती है? आज तू जिंदगी नए सिरे से शुरू करेगी। भगवान तुझ पर अपनी कृपा बरसाए रखे। अच्छा, मैं नीचे काम देख रही हूँ, तो ख्याल रख। ये बोलते ही कुसुम चली जाती है और तेज आंधी चलने लगती है। शिखा के कमरे की खिड़की बार बार बजने लगती है। कमरे की लाइट खराब होने लगती है। तभी डरी हुई शिखा कहती है, आखिर ये क्या हो रहा है? मौसम इतना कैसे बिगड़ गया? अब वो बारात लेकर कैसे आएंगे? लगता है मेरी शादी में आज बारिश होकर ही रहेगी। शिखा, शिखा, मैं आ गया, तुम्हारा प्यार आ गया। ये डरावनी आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है यहाँ? तुम्हारा प्यार लौट आया है शिखा, तुम्हारा युवराज। जैसे ही वो आधा जला हुआ चेहरा, भूत वाला चेहरा दिखाई देता है, शिखा के सामने आता है, तो शिखा बेहद डर जाती है और अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहती है, युवराज, तुम चले जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे डर लग रहा है। आज मेरी शादी है और मैं कुछ गड़बड़ नहीं चाहती। शिखा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मुझे देखकर ऐसे मत करो। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो। आज हम दोनों शादी करेंगे।
वो डरावना भूत शिखा का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की ओर ले जाता है और शिखा हाथ छुड़ाकर कहती है, तुम पागल हो गए हो? होश में तो हो युवराज। तुम्हारी मेरी शादी नहीं हो सकती। तुम भूत हो और मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया, तो किस बात की शादी? कोई बात नहीं, तुम नहीं कर सकती तो एक भूत तो अपने प्यार से शादी कर सकता है ना। चलो आप। देखो, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी बारात आने वाली है, जाओ यहाँ से। अच्छा, तो तुम्हारी बारात आने वाली है। ना रहेगा दूल्हा, ना बजेगी शहनाई। ये बोलकर भूत उसके दूल्हे को ढूंढता हुआ उसी रेलगाड़ी में पहुंच जाता है जिसमें सभी बाराती आ रहे थे। रेलगाड़ी कई तरह के फूलों से सजी थी और अंदर सभी बाराती ढोल नगाड़े पर नाच रहे थे और दूल्हा सेहरा लगाए बैठा हुआ था। अरे और ढोल वाले, इतनी तेज बजा के लड़की वालों को पता चल जाए कि उनकी बारात आने वाली है। अभी बजाता हूँ। आज मैं अपने दोस्त के लिए गाना भी गाना चाहूंगा। ओ तेनू घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी के, तेनू दूल्हा किन्ने बनाया भूतनी के, भूतनी के ओ भूतनी के, तेनू घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी के। अरे ये तो मेरे लिए गाना बजा रहा है, मुझे नाचना चाहिए। ओ मैनू घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी के, ओ मेरू दूल्हा मैंने बनाया भूतनी के। ये कहते ही वो भूत नाचने लगता है, तभी रुक कर कहता है, अरे नहीं नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे उस दूल्हे को मारकर उस जगह बैठना है और अपनी शिखा के पास जाना है। अब ये बारात भूत की बारात होगी जिसमें सब लोग नाच कर जाएंगे। ये बोलते ही वो भूत उसके शरीर में घुस जाता है, फिर उसे ट्रेन के टॉयलेट में ले जाकर मार देता है और खुद उसकी जगह आकर बैठ जाता है। अब ये सहरा ही मुझे दूल्हा बनाकर मेरी शिखा तक पहुंचाएगा। मैं बारात लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ मेरी शिखा। अरे भाई, तो भी शादी का लड्डू खाने वाला है, अपनी खुशी तो जाहिर कर। सच बताऊं तो मैं शिखा से शादी करके उसे सारी खुशी दूंगा जो मैं उसे पहले नहीं दे पाया। पहले कब? तू तो कभी भाभी से मिला ही नहीं। मेरा मतलब है वक्त ही नहीं मिला, तो अब शादी के बाद उसे सारी खुशियां दूंगा और इसीलिए मैं गाना चाहता हूँ। काजल की स्याही से लिखी है तूने न जाने कितनी लव स्टोरियाँ, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। अरे वाह वाह वाह। कुछ ही देर में नाचते गाते हुए ट्रेन अपने स्टेशन पर उतरती है और वो भूत समीर बनकर घोड़ी चढ़ जाता है, जहां सभी बाराती नाचते हुए दुल्हन के घर तक पहुंच जाते हैं और भूत गाता है, अरे पीछे बाराती आगे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा गोरी खोल दरवाजा। तभी गौरी नाम की उसकी सास दरवाजा खोलती है तो भूत कहता है, अरे मैंने अपनी सोना जानू को बुलाया था, पर यहाँ तो सासू माँ ही आ गई। कोई नहीं, पहले इनसे निपट लेते हैं। अंदर आ जाओ बेटा, मैं तुम्हारी आरती उतारूं। ये बोलते ही वो भूत आगे बढ़ता है, जहाँ कुसुम उसकी आरती उतारती है और टीके के लिए जब सहरा हटाती है तो उसे सहरे के अंदर एक डरावना भूत दिखाई देता है, जिसे देखकर वो चिल्लाती है, भूत, कोई बचाओ, कोई बचाओ। कुसुम उस भूत को भगाने के लिए मेन दरवाजा बंद कर देती है, फिर भी वो भूत दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और शिखा का हाथ पकड़कर कहता है, बहुत हो गया शिखा, आज मैं तुझे लेकर ही रहूंगा। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, क्योंकि मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो तुम। बेटा, तू इस भूत को जानती है क्या? ये क्या हो रहा है मुझे भी पता। माँ, ये कुछ महीने पहले की बात है। इस भूतनीके ने मुझे बहुत परेशान किया है। उस शाम जब मैं कॉलेज से जा रही थी तो मेरा दुपट्टा उड़कर उसके चेहरे पर आ गया, और जब मैंने हटाया तो हम दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा और कहा, सॉरी, वो हवा की वजह से उड़कर आप पर आ गया। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, शायद हमें ऐसे ही मिलना था। What do you mean? ये कहकर शिखा चली जाती है। अगले दिन जब वो कॉलेज आती है तो रास्ते में युवराज उसे देखकर कहता है, अरे ये तो वही लड़की है, जब से इसे देखा है मेरे दिल का चैन चला गया है कहीं और। इसका नाम क्या है? अरे शिखा, शिखा रुक, मैं भी आ रही हूँ। हाँ आजा आजा, यही खड़ी हूँ, बस आई नहीं अभी तक तो मैं चलने लग गई।
अच्छा। दोनों साथ जाती हैं कि युवराज उनके सामने बाइक लिए आ जाता है और कहता है, हाय शिखा, आई एम युवराज, तुम्हारी कॉलेज का ही हूँ। आओ तुम्हें ड्रॉप कर दूं। तुम वही हो ना? और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अभी तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारा नाम लिया। यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आओ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? एक दिन में भला किसी को कैसे प्यार हो सकता है? शिखा, ये पहली नजर का प्यार है और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग सठिया गया है क्या? ये बोलकर दोनों ऑटो में बैठकर चली जाती हैं। वक्त बीतता है। युवराज शिखा की अब हर गली हर चौराहे पर आकर परेशान करने लगता है, पर शिखा नजरअंदाज कर देती है। तभी एक बच्चा उसे लेटर देकर जाता है जिसमें लिखा था, अगर शिखा तुम जंगल में मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। ये क्या बकवास कर रहा है युवराज? मुझे इसे जाकर समझाना होगा वरना गलत हो जाएगा। ये बोलते ही दौड़ी दौड़ी जंगल में जाती है जहाँ युवराज उसे कहता है, मुझे पता था शिखा तुम जरूर आओगी, क्योंकि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं। अब मुझसे एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। युवराज, जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं होता और मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं सिर्फ तुम्हें समझाने आई हूँ, तुम अपनी जिद छोड़ दो। ठीक है, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती ना, पर मैं तुमसे ही प्यार करूंगा और मरने के बाद भी करूंगा। मैं ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। ये बोलते ही युवराज अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लेता है और माचिस से खुद को आग लगा लेता है, जिसके बाद वो मरकर भूत बन जाता है। बस तब से ही ये मुझे परेशान कर रहा है। सुबह भी मेरे पास आया था, मैंने इसे बहुत रोका पर इसने समीर को मार डाला। और मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा, पर शादी तुमसे ही करूंगा। ये बोलते ही भूत उसे मार डालता है, जिसके बाद वो चुड़ैल बन जाती है और युवराज उसके साथ उसी मंडप में जबरदस्ती शादी करके कहता है, कहा था ना तुम मेरी हो, और अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। बाय बाय सासू माँ, अपना ख्याल रखना। इस तरह युवराज की बुरी आत्मा शिखा से शादी कर उसे अपनी दुनिया में ले जाती है। चुड़ैल की भिंडी। मदनलाल का सब्जियों का खेत था। उसने मौसम के हिसाब से तोरई, बैंगन, भिंडी, कद्दू सब कुछ उगाया था, लेकिन सबसे ज्यादा उसके खेत में भिंडी थी, जिसे देखकर वो कहता है, अरे वाह वाह वाह, खेत में तो सबसे ज्यादा भिंडी की उपज हुई है और इसका सीजन भी है। अब तो मैं महंगा महंगा बेचूंगा, बड़ी मोटी कमाई होगी मेरी। उसी दिन शाम मदन मंडी के लोगों से महंगी भिंडी का दाम तय करके वापस खेत में भिंडी तोड़ने जाता है, तो देखता है कि उसके खेत में एक भी भिंडी नहीं है। ये देखकर वो बोलता है, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? अरे मेरे खेत की सारी भिंडियां कहाँ गईं? मदनलाल अपनी भिंडियों को पूरे खेत में देखता है। वहां खेत के सबसे अंत में एक चुड़ैल भिंडी तोड़कर टोकरी में रखकर कहती है, मदनलाल, धीरे धीरे तेरी सारी भिंडियों को मैं गायब कर दूंगी, जिसके बाद तू किसी को महंगा बेच ही नहीं पाएगा। बड़ा घमंड है ना तुझे अपने ऊपर। अब देख तेरा क्या हाल करती हूँ मैं। ऐसा कहकर चुड़ैल उसके खेत से सारी भिंडी ले जाती है। फिर चुपके से गांव वालों के दरवाजे पर थोड़ी थोड़ी भिंडी रख दिया करती थी, जिससे वो गांव वाले एक टाइम की अपनी भूख मिटा पाते थे। शीला सुबह उठकर अपना दरवाजा खोलती है कि उसे कुछ भिंडी अपने दरवाजे पर दिखती हैं, जिसे वो हाथ में लेकर कहती है, अरे ये इतनी सारी भिंडियां यहाँ किसने रखी हैं? और ये तो बहुत महंगी भी है। अरे होगा कोई, हमें क्या, जिसने हमें भिंडियां दे दी। पर कौन रमन? अरे भाग्यवान, तुम आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिन रही हो? ठीक है, तो आज मैं खाने में मसाला भिंडी बना लेती हूँ। आपको बहुत पसंद है ना? जल्दी बनाओ शीला, अब तो मेरे मुंह में पानी आ गया है मसाला भिंडी का नाम सुनकर ही। शीला मसाला भिंडी बनाकर रमन को खिला देती है। दोनों बड़े ही चाव से खाते हैं और सिर्फ शीला ही नहीं, गांव के और भी औरतों के दरवाजे पर चुड़ैल ने भिंडी रखी थी। वहीं दूसरी ओर मदनलाल केमिकल खाद से अपनी भिंडियों को जल्दी उगाने की कोशिश करता है, जिससे उसे महंगी भिंडियों को बेचकर ज्यादा मुनाफा हो। कुछ ही हफ्तों में मदनलाल के खेत में भिंडी उग जाती है। तभी मदनलाल कहता है, अरे मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छी और जल्दी भिंडी उगाई है। अब जल्दी से इसे मैं तोड़ लेता हूँ। मदनलाल, कितना भी तू अपने फायदे के लिए भिंडियों को उगा ले, जो तू चाहता है ना
वो तो मैं कभी पूरा होने ही नहीं दूंगी। ये बोलते ही चुड़ैल उसकी उगाई हुई भिंडियों को गायब करती है और ले जाकर फिर किसी गरीब के दरवाजे पर भिंडी रख देती है। आखिर चुड़ैल का ये सब करने का क्या मकसद था? क्या चुड़ैल का मदन लाल से कोई संबंध था? जानने के लिए कहानी में आगे चलते हैं। अपनी भिंडियों को फिर से गायब देखकर मदन लाल आग बबूला हो जाता है और बार बार भिंडियों की खेती करने के लिए वो केमिकल खाद का प्रयोग करता है, जिस वजह से अच्छी भिंडी नहीं उगती। वहीं चुड़ैल भी उसकी सारी भिंडी को हमेशा की तरह गायब करके लोगों को दे दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह 5 बजे शीला मंदिर से लौट रही थी तो वो चुड़ैल को अपने दरवाजे पर भिंडी रखते हुए देख लेती है और वो कहती है, इसका मतलब हम गरीब लोगों की मदद ये चुड़ैल कर रही है, पर क्यों? शीला जब तक चुड़ैल के पास पहुंचती है तब तक चुड़ैल चली जाती है। शीला घर घर जाकर चुपके से चुड़ैल के बारे में उन्हें सब कुछ बता देती है, जिससे लोगों के मन में चुड़ैल के प्रति नरम भावना जागृत होती है। अगले दिन मदन लाल अपने खेत में चारों तरफ कांटे के तार से घेरा बना देता है, जिससे उसकी भिंडी कोई ले जा ना सके। लेकिन तभी चुड़ैल वहां आ जाती है और उसकी भिंडियां तोड़कर टोकरी में रखती है। मदन लाल, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। इस बार भी तेरी भिंडियां ले जाऊंगी। तू मुझे इन तारों से भी नहीं रोक सकता। ये बोलकर वो भिंडी तोड़ती है कि चुड़ैल की सारी भिंडियां जमीन पर गिर जाती हैं, जिससे मदन लाल को चुड़ैल के बारे में पता चल जाता है। ये देख वो कहता है, अच्छा तो तू है वो चुड़ैल जिसने इतनी टाइम से मेरी भिंडी चुराई हुई है? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, देखो मैं क्या करता हूँ। तू जो चाहता है वो कर ले, तुझसे डरती नहीं हूँ मैं। चाहे तो अपनी एड़ी से चोटी का जोर लगा ले, हिम्मत है तो रोक। ये बोलकर चुड़ैल उसकी सारी भिंडियां लेकर चली जाती है और मदन लाल कहता है, तुझे तो मैं देख लूंगा चुड़ैल, सारे गांव वालों को अभी बताता हूँ और तांत्रिक भी तुझे ठिकाने लगा ही देगा। ये बोलकर मदन लाल चुड़ैल के बारे में चिल्ला चिल्ला कर सभी गांव वालों को बता देता है। अरे गांव वालों सुन लो, जल्दी आओ। अरे हमारे गांव में एक बहुत बुरी चुड़ैल का साया पड़ गया है, वो तुम सबको जान से मार डालेगी, बच के रहना तुम सब। उसने तो मेरे खेत की सारी भिंडियां चुरा ली, तुम्हारे घर में से सोना चांदी न चुरा ले। सोना चांदी हम पर होगा तब तो वो चुराएगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बबीता? वो चुड़ैल ऐसी नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हारे पास आती है क्या वो चुड़ैल? इसके पास नहीं, वो हमारे पास भी आती है, तुम्हारे पास भी आती है। बस फर्क इतना है कि तुम जानती नहीं हो। सच में वो चुड़ैल सबकी मदद करती है, सब गरीब लोगों की मदद की आज तक उसने। जितने भी तुम भिंडी की सब्जी बनाकर खाती थी ना शौक से, वो सब उस चुड़ैल ने ही हम सबको इसके खेत से लाकर दी है। ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि दीदी ने अपनी आंखों से उन्हें देखा है। वो चुड़ैल रोज सबके दरवाजे पर भिंडी रखती है, जिससे हम लोग 1-2 टाइम का खाना बनाकर चैन से खा पाए। क्योंकि बाजार में इस मदन लाल ने सारी सब्जियां महंगी जो कर रखी हैं। सच? मुझे माफ कर दो शीला दीदी, मुझे पता नहीं था। फिर तो उस चुड़ैल को हमें मदन लाल से बचाना चाहिए। हाँ बबीता बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे तुम सब मेरी ऐसी शक्ल क्यों देख रहे हो? जाओ और तांत्रिक को बुला कर लाओ, उस चुड़ैल को हमें कैद करवाना होगा। हम नहीं बुलाएंगे तांत्रिक को, समझा तू मदन लाल? इतने में आंधी की तरह चुड़ैल वहां आती है और उसका गला पकड़कर कहती है, क्या बोला तूने? तू मुझे तांत्रिक के हवाले करेगा? जी तो चाहता है तेरी जान ले लो, जैसे तूने मेरी ली। क्या तुम्हारी जान मदन लाल की वजह से गई? क्या हुआ था हमें भी बताओ। मैं इस मदन लाल के खेत में काम करती थी। भिंडी के सीजन जैसे ही आया तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इसके खेत से कुछ भिंडियां चुरा कर खा ली। एक दिन इसने मुझे भिंडी खाते हुए देख लिया तो खेत में काम करने से मना कर दिया। लेकिन भिंडी खाने की लत की वजह से आधी रात मैंने मदन लाल के खेत से भिंडी चोरी की तो उसने मुझे देख लिया और जान से मार डाला और कहा, मेरे पैसों का नुकसान करने वाले लोगों को मैं बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए तेरे जाने का अब समय आ गया है। मरने के बाद मैंने आप सभी लोगों को भिंडी बांटी क्योंकि जानती थी आपका भी मन करता होगा भिंडी खाने का, और ये उसी को महंगा करके बाजार में बेचता था। क्या गलती थी मेरी कि बस मुझे एक भिंडी पसंद थी तो वह मैंने चुराए थे और इसने मुझे मार डाला। अब मैं इसकी भी जान ले लूंगी। जैसे ही चुड़ैल मदन लाल को मारने जाती है तभी मदन लाल गिड़गिड़ा कर कहता है,
मुझे माफ कर दो, मेरी जान मत लो। अपनी गलतियों का एहसास हो गया मुझे। तुम बोलो तो मैं सबको फ्री भिंडी दिया करूंगा, इन सभी गरीब लोगों को। बस मुझे छोड़ दो, मैं आपसे किसी को भी महंगी सब्जी नहीं दूंगा। हाँ बेटा, छोड़ दे इसे, अपनी गलतियों का पछतावा हो गया है। हाँ हाँ, छोड़ दो। तुम इस दरिंदे की तरह मत बनो, और जो तुमने हमारे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप सभी चाहते हैं तो मैं चली जाती हूँ और इसे भी छोड़ देती हूँ। अगर इसने वादा तोड़ा तो मैं वापस आ जाऊंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मदन सबको फ्री में और सस्ते में सब्जियाँ देता था।